दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा के बारे में क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे कि क्या वहाँ के लोग लिखते थे, अगर हाँ तो उनकी स्क्रिप्ट क्या थी। तो खुदाई में पता चला कि इन्हें मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लिखने आता था। इसकी पहली पेशकश हमें 1853 में देखने को मिली, पर इसका पूरा खुलासा करते करते 1923 आ गया। ये लोग इन्हें ड्राविडियन और प्रोटो ड्राविडियन के साथ जोड़ते हैं। आप इसे हमारी वीडियो ओरिजिन ऑफ इंडियन लैंग्वेज से समझ सकते हैं। बाकी कई स्कॉलर का तो ऐसा भी मानना है कि ये लैंग्वेज संस्कृत और सुमेरियन भाषा से जुड़ी है, पर सच्चाई देखें तो ये किसी से भी रिजेंबल नहीं करते थे। इसी कारण हम उनके आइडियाज़ और बिलीव्स नहीं समझ पाए। हमारे पास 4000 स्पेसिमन हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं। ये लॉन्ग इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे, इन सील्स पर कुछ शब्द लिखे होते। शायद ये सील्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के काम आती थी। हमारे पास 250 से 400 पिक्टोग्राफ अवेलेबल हैं, जिससे हमें इनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। हर एक शब्द का कोई ना कोई आइडिया है, उसकी कोई ना कोई साउंड थी। ये लोग पिक्टोरियल स्क्रिप्ट ज़्यादा बनाते थे। अगर हमारा ट्रेड वेस्टर्न एशिया से था तो हमारी स्क्रिप्ट उनके साथ रिजेंबल करती होगी, पर हकीकत में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट समझते हैं वेट एंड मेयर। अगर स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन हो गई थी तो रिकॉर्ड भी मेंटेन होता होगा। हर ट्रेड को करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास वेट थे। तो ऐसा समझ आया कि इनके वेट्स 16 के मल्टीपल हुआ करते थे। इसका प्रमाण हमें मॉडर्न टाइम में भी मिलता है, क्योंकि 16 आने 1 रुपया बनाता था। ये भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ब्रोंज के मेजर स्केल प्रेजेंट थे, जिससे हम आर्किटेक्ट के काम किया करते थे। पोट्री में बदलाव होता जा रहा था। पहले ग्रे वेयर पोट्री थी, फिर रेड एंड ब्लैक वेयर हुई। अब ये लोग तो एक्सपर्ट्स थे पोट मेकिंग में। ये लोग कलर तो रेड ही यूज करते थे, पर उसके ऊपर कलाकृति करते थे जिसका कोई भी जवाब नहीं होता था। ज्यादातर डिजाइन ट्रीज और सर्कल्स होते। कुछ पोर्ट्स में हमें मैन की इमेज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है उनके सील्स। हमें बहुत सारी सील्स देखने को मिलती हैं। ये सभी सील्स के ऊपर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन बनी होती थी। अधिकतर देखा जाए तो 1 ऑन्ड राइनासोर्स हमें सील पर मिलते हैं। उनके साथ साथ बुफेलो, टाइगर, गोट और क्रोकोडाइल भी थे। ये सील स्टीलाइट से बने होते। सील्स का इस्तेमाल अथॉरिटी द्वारा किया जाता था। ऐसा मानना सही होगा कि यह सील स्टैंपिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। सील्स एमुलेट्स की तरह भी यूज होती थी। इमेजेस पर फोकस करें तो ये मेटल से ब्यूटीफुल इमेजेस फॉर्म करते थे। दोस्तों नटराज की फोटो तो आप जानते ही होंगे। ये भी हमें दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिली है। हमें एक पिक्चर में शॉल जैसा चित्र भी देखने को मिला है। टेराकोटा फिगर की बात करें तो वहां फायर बेक अर्थन क्ले देखने को मिलती है। यह टॉयज या फिर वर्शिप के लिए इस्तेमाल होती थी। टेराकोटा में एनिमल के साथ साथ मैन एंड वुमेन भी बनी हुई थी। दोस्तों सील्स और इमेज तो बहुत ही अच्छी और स्किल्ड तरीके से बनी हुई थी, परंतु टेराकोटा कुछ खास नहीं थी। तो हमें यह समझ आता है दोस्तों कि कला में 2 टाइप्स थे। एक वह जो रूलिंग क्लास यूज करती थी और दूसरी वह जो कॉमन पीपल्स के लिए बनाई जाती थी। अगर बात करें स्टोन वर्क की तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों में स्टोन वर्क का इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, परंतु धोलावारिया में जो सिटाडल है वह दोस्तों स्टोन से बना हुआ है। धोलावारिया के ब्यूरियल में भी हमें स्टोन स्लैब का इस्तेमाल होता हुआ दिखा है। आइए चलते हैं अगले पहलू पर, जिसको कहेंगे एंड ऑफ द इंडस कल्चर। यह सिविलाइजेशन दोस्तों 2500 बीसी से 1900 बीसी तक स्थापित रही। पूरे कार्यकाल में दोस्तों इस सिटी का कल्चर, टूल और लिविंग स्टाइल बिल्कुल यूनिफॉर्म था।
पर 19th सेंचुरी के बाद दो इंपॉर्टेंट साइट डिसअपेयर हो गई और बाकी सब ग्रेजुअली डीजनरेट हुई। इसके कल्चर कोलैप्स का कारण बताना बहुत मुश्किल है। हो सकता है एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है रिवर कोर्स ने अपने आप को चेंज किया हो सकता है यमुना और सतलुज दूर चली गई हो सरस्वती और हाकरा से। शायद रेनफॉल डिक्रीज एक मेजर कारण हो सकता है उस सिविलाइजेशन को छोड़ने का। पर अगर ऐसा होता तो सेम सिविलाइजेशन कहीं और फॉर्म की जा सकती थी। कुछ लोग मानते हैं कि डैम कोलैप्स हुआ होगा और लोगों का भी साथ में अंत हो गया होगा, पर कुछ खास स्केलेटन का ढेर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, क्राफ्ट एंड आर्ट का अंत हो गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रूट बहुत बड़े और खतरनाक थे। हमारा सारा ट्रेड मेनली लैंड से होता था जो कि इलम से होकर जाता था। दोस्तों, 2000 बीसी में इलम एक पावरफुल स्टेट बन गया और इन्होंने इंटरप्ट किया हड़प्पन का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ। मेजर इंपॉर्टेंट सामान था टिन, जिसे ब्रोंज टूल बनाए जाते थे। ये सब होने से क्राफ्ट्समैन का काम खत्म हो गया और धीरे धीरे शायद ये सारी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। में भी एग्जॉशन ऑफ सॉइल के कारण फर्टिलिटी कम हो गई होगी और ग्रेन्स की प्रोडक्शन लेस हो गई होगी और फिर से टैक्स ना आने से सिस्टम कोलैप्स कर गया होगा। अब तक बात हुई है प्री हड़प्पन और टोटल हड़प्पन के समय की। अगर बात करें इसकी मैच्योरिटी की तो दोस्तों हमें 2800 साइट देखने को मिली जो कि टोटल अर्बन इन नेचर थी। इनका एरिया मैच्योर हड़प्पन में सबसे ज्यादा था। ये लोग हर चीज को वेल प्लान्ड तरीके से करते थे। अगर उस समय के किसी भी एंशिएंट सिटी से इसे कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इसके जैसा कोई भी शहर हमें देखने को नहीं मिलेगा। वेल रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, बाथरूम और स्टेयरवेयर के साथ। ड्रेनेज सिस्टम में ये सबसे आगे थे। इनकी अपनी सील्स थी, खुद की पोट्री थी और इसके साथ साथ अपनी ही स्क्रिप्ट भी थी। अगर एरिया की बात करें तो ये सबसे खूबसूरत और बड़े एरिया में रहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट अर्बन फेज में। हमें ये फेज पाकिस्तान, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में देखने को मिला। दोस्तों, अगर समय की बात करें तो ये 1900 बीसी से 1200 बीसी तक का था। दोस्तों, इसको हम सब इंडस कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये एज दोबारा से चाल्कोलिथिक एज बन गई जिसमें हम कॉपर का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये लोग दोबारा विलेजेस में रहते और एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, फिशिंग जैसे काम परफॉर्म करते थे। दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ और रंगापुर दोनों ही गुजरात के डिसेंडेंट्स हैं। पोस्ट हड़प्पन फेज में तो हमें कोई बर्न्ट ब्रिक भी देखने को नहीं मिली। दोस्तों, सिर्फ आहार का गिलुंड एक ऐसा इलाका है जहां यह पाया गया। इस पोस्ट हड़प्पन फेज के बाद जोरेस सेटलमेंट थी और इसके सबसे बड़े इलाके भी विलेजेस थे। नॉर्थ मोस्ट की तरफ देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान में स्वैट है जहां एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग होती थी। इस इलाके में हमें दोस्तों ग्रे ब्लैक पोट्री देखने को मिलती है जो कि ईरानियन के साथ रिजेंबल करती थी। दोस्तों, पोस्ट हड़प्पन में तो मानो हम 2000 साल पीछे चले गए जहां पर हम पेंटेड ग्रे वेयर यूज करते, वहीं पुराने पोर्ट का इस्तेमाल हुआ। गुजरात के क्यूबिकल वेट मिसिंग हो गए, कोई स्क्रिप्ट फाउंड नहीं की गई। पोस्ट हड़प्पन फेस में तो हमें कोई भी लेंथ मेजरिंग टेप भी नहीं मिली। दोस्तों, हमें टूल्स और पोट्री मिली जिसमें धीरे धीरे न्यू पीपल का आगाज पता चला। दोस्तों, हमें लास्ट फेस ऑफ मोहनजोदारो में इनसिक्योरिटी और वायलेंस के साइंस भी मिले हैं। ज्वेलर्स के होड़ एक जगह पर दफन मिले, लोगों का ढेर एक प्लेस पे हडल्ड मिला, नए औजारों का आगाज हुआ। बलूचिस्तान में हमें हॉर्स के साथ बैक्टीरियन कैमल भी 1700 बीसी में मिला। स्कॉलर्स का मानना है कि यह लोग ईरान और साउथ सेंट्रल एशिया से आए होंगे। हड़प्पन कल्चर के फ्लरिश होने के बाद आए दोस्तों वैदिक पीरियड जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर के बीच में बसे और यहाँ से आगाज हुआ हमारे देश में इंडो आर्यंस का। दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे अलग अलग लोग यहाँ पर आए। शुरू किया पैलियोलिथिक से, फिर आया मिसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसके बाद हमने देखा चैल्कोलिथिक और अब खत्म होने जा रहा है ब्रोंज एज।
दोस्तों ये कल्चर की शुरुआत की बात करें तो बलूचिस्तान के एरिया में सबसे पहले कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा माना जाएगा कि वही लोगों ने अपने आप को विकसित कर लिया और शुरुआत की इस इंडस वैली की। दूसरा है हैवी रेनफॉल और नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर सस्टेनेबल फ्लो ऑफ वाटर था। हम इसे सरस्वती कल्चर भी कहते हैं क्योंकि वह नदी यहाँ से गुजरती थी। तो ये दो कारण हैं कि यहाँ पर इतनी शानदार और बड़ी सिविलाइजेशन फॉर्म हुई। दोस्तों कुछ लोग इसे ऋग्वेदा के साथ जोड़ते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो चीजें यहाँ इस्तेमाल हुई थी उनका वर्णन हमें किसी भी तरह से ऋग्वेदा में नहीं मिला। ऋग्वेदा का मेन एनिमल हॉर्स है जो कि 215 टाइम यूज हुआ है, परंतु हड़प्पन का हॉर्स के साथ लिंक बहुत कम था। इंडस की अपनी स्क्रिप्ट थी जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई है, पर आर्यन और वैदिक टेक्स्ट पूरे इंडिया में यूज किए जाते थे। इंडो आर्यन लैंग्वेज दोस्तों इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बोली जाती थी, पर हड़प्पन के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हम मान सकते हैं कि यह कल्चर वैदिक नहीं था।